गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग सेल साइकिल रेगुलेशन पढ़ रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। जितना अभी तक हम लोगों ने कवर किया उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, हम लोग एंट्री इनटू माइटोसिस में पहुंच गए थे। अच्छा, फ्लो डायग्राम्स बनाने की कोशिश करी आप लोगों ने? फ्लो डायग्राम्स ट्राई किए? हाँ, इसको ज़रूर करना। अच्छा, तभी आराम से इंफॉर्मेशन याद हो पाएगी, अदरवाइज मुश्किल होगा। अच्छा, बहुत बहुत इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो हम लोग, अगर याद हो, हम लोगों ने क्या बात करी थी कि एम्फेस के दौरान माइटोटिक साइक्लिन सीडीके की एक्टिविटी रिक्वायर्ड थी। माइटोटिक साइक्लिन सीडीके की एक्टिविटी को रेगुलेट करा जा रहा था डुअल स्पेसिफिसिटी प्रोटीन काइनेजेस और फॉस्फेटेज वी काइनेज और CDC25 फॉस्फेटेज के द्वारा, है ना। और ये बेसिकली इनहिबिटरी फॉस्फोराइलेशन कॉज कर रहे थे काइनेज, जिस फॉस्फोरिल ग्रुप को रिमूव करने का काम कर रहा था फॉस्फेटेज। CDC25 फॉस्फेटेज भी दो तरीके के हैं जो अलग अलग स्टेज पे रोल प्ले करते हैं। और ये ग्राफ मैंने एक्सप्लेन किया था कि डिस्पाइट ग्रेजुअल इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइटोटिक साइक्लिन CDK becomes active only when cell enters into the mitotic phase. And how this is done, like even if you have enough of mitotic cycline present over there, mitotic CDK activity does not start, है ना। क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा था? क्योंकि माइटोटिक CDK की एक्टिविटी को रेगुलेट किया जा रहा था रिवर्सिबल फॉस्फोराइलेशन के थ्रू CDC25 फॉस्फेटेज और V1 काइनेज के द्वारा। हम लोगों ने ये स्लाइड करी थी, अभी नहीं करी थी? जरा कोई मुझे गाइड करो, ये 25A 25C की बात हो गई थी? यहाँ से करना था ना? ठीक है, तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि माइटोटिक फेज में एंट्री के लिए V1 काइनेज को इनएक्टिवेट होना पड़ेगा और CDC25 फॉस्फेटेज को एक्टिवेट होना पड़ेगा, है ना। CDC25 फॉस्फेटेज एक्टिव होना चाहिए so that it is able to remove the inhibitory phosphoryl groups, and kinase must be inactive so that it is not able to carry out phosphorylation of जो भी phosphorylation sites थी। तो what is it which regulates this role? Like activation of mitotic CDK is the consequence of, है ना, किसका? रैपिड इनएक्टिवेशन ऑफ V1 एंड एक्टिवेशन ऑफ CDC25। ठीक है, you have to inactivate V1 so that reversible inhibitory phosphorylation does not occur, and you have to activate CDC25. Central to this rapid transition are feedback loops. Feedback loops यानी खुद के ही फंक्शनिंग को प्रमोट करना। कैसे? Where mitotic CDK activates CDC25। अब देखिए, CDC25 फॉस्फेटेज माइटोटिक CDK एक्टिविटी को एक्टिवेट कर रहा है और माइटोटिक CDK CDC25 की एक्टिविटी को एक्टिवेट कर रहे हैं। हो गया पॉजिटिव फीडबैक लूप। वेयर माइटोटिक CDK एक्टिवेट CDC25 को एक्टिवेट कर रहे हैं एंड इनएक्टिवेट V1 काइनेज बाय माइटोटिक CDK इनएक्टिवेट V1 काइनेज। अब देखिए हो क्या रहा है,
ये जो फॉस्फोराइलेशन हो रहा है ये अलग साइट पे है। अभी देखिए आता है कि फॉस्फोराइलेशन ऑफ CDC25 by mitotic CDK stimulates its phosphatase activity। ठीक है, CDC25 को जब आप फॉस्फोराइलेट कर रहे हो तो उसकी फॉस्फेटेज एक्टिविटी स्टिमुलेट हो रही है, यानी वो और तेजी से इनहिबिटिव फॉस्फोराइल ग्रुप्स को रिमूव करेगा माइटोटिक सीडीके से। एंड फॉस्फोराइलेशन ऑफ V1 by mitotic CDK inhibits its kinase activity। ऑनगोइंग डीएनए रेप्लिकेशन इनहिबिट्स CDC25 एक्टिविटी। अब इससे भी कोरिलेट करो, जब तक डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट नहीं होता तब तक माइटोटिक फेज स्टार्ट नहीं होती है। ठीक है, तो कैसे रेप्लिकेशन किस तरह से वो कंट्रोल करता है उसको भी समझिए कि रेप्लिकेशन टिल रेप्लिकेशन इज ऑन, जब तक रेप्लिकेशन हो रहा है तब तक यू डू नॉट वांट माइटोटिक फेज टू स्टार्ट, बिकॉज अगर replication hasn't completed, you start dividing cell, then it will create all kinds of chromosomal aberrations. So you wanted to make sure when the this replication is fully complete, then only mitotic phase should start. तो उस केस में डीएनए रेप्लिकेशन जो है इट इनहिबिट्स CDC25 एक्टिविटी। आप समझ सकते हैं इसका इन्फ्लुएंस क्या होगा। टिल CDC25 एक्टिविटी इज इनहिबिटेड माइटोटिक फेज कैन नॉट स्टार्ट। ठीक है, ये स्टेटमेंट समझ में आ रहा है सबको बच्चों? ये स्टेटमेंट समझ में आ रहा है लास्ट वाला? अब देखिए यहाँ पे जो हम लोगों ने एक तरीका देखा था फाइन ट्यूनिंग के दौरान, वो था अलग अलग कंपार्टमेंट में एक्यूमुलेट होना, है ना। जैसे रेटिनोब्लास्टोमा के केस में भी आपने देखा, V5 के केस में भी आपने देखा कुछ उसका एक यहाँ पे भी एक चीज दिखाई देती है कि माइटोटिक सीडीके इनिशियली एसोसिएट विद सेंट्रोसोम where they are thought to facilitate centrosome maturation. They then enter the nucleus where they bring about chromosome condensation, क्योंकि इंटरफेस के दौरान क्रोमेटिन के फॉर्म में आपको जेनेटिक मटेरियल मिलता है डीएनए, और वो जब माइटोटिक फेज में पहुंचता है तब वो कंडेंस माइटोटिक क्रोमोसोम के फॉर्म में आता है। तो वो प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है कि माइटोटिक सीडीके इनिशियली एसोसिएट विद सेंट्रोसोम वेयर दे आर थॉट टू फैसिलिटेट सेंट्रोसोम मैच्योरेशन। उसके अलावा they then enter the nucleus where they bring about chromosome condensation and nuclear envelope breakdown. As in initiation of DNA replication, CDK collaborate with other protein kinases to bring about mitotic event। अब देखिए माइटोसिस के दौरान बहुत कुछ होने वाला है, न्यूक्लियर एनवेलप का ब्रेकडाउन होगा, सभी जो भी क्रोमोसोम्स हैं वो मेटाफिजिक प्लेट पे एक्यूमुलेट हो जाएंगे, पोल की तरफ से स्पिंडल फाइबर्स आके उनके काइनेटोकोर से बाइंड करेंगे और उनको स्ट्रेच करेंगे, है ना। और उसके बाद जब एनाफेज स्टार्ट होगा तब ये क्रोमेटिड सिस्टर क्रोमेटिड रिस्पेक्टिव पोल की तरफ मूव करना शुरू करेंगे। ये सारी इवेंट और उसके बाद साइटोकाइनेसिस सारा कुछ होता है माइटोसिस के दौरान। तो इन सब में भी बहुत सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से करना ज़रूरी है। जैसे कि अब जस्ट इमेजिन करिए कि स्पिंडल फाइबर प्रॉपर तरीके से नहीं बने। इमेजिन करिए स्पिंडल फाइबर बने और वो काइनेटोकोर पे सही से बाइंड नहीं कर रहे। अगर स्पिंडल फाइबर सही से बाइंड नहीं करेगा तो जब एनाफेजिक मूवमेंट होगा, अगर वो स्पिंडल फाइबर सही से बाइंड नहीं तो वो क्रोमोसोम वहीं रह जाएगा, तो एन्यूप्लॉइडी अराइज हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी इवेंट्स माइटोटिक फेज के दौरान जो भी इवेंट्स हो रही उनको बहुत क्लियरली बहुत अच्छे तरीके से रेगुलेट किया जाता है और उनको मॉनिटर किया जाता है। अगर उन्हें किसी में भी कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो इमीडिएटली सेल साइकिल प्रोग्रेशन को रोक दिया जाता है। उसके लिए एक अलग तरीके के पाथवेज इन्वॉल्व होते हैं जिनको हम लोग चेक पॉइंट पाथवेज बोलते हैं, जो भी आगे हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो एज इन इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, CDK कोलैबोरेट विद अदर प्रोटीन काइनेजेस टू ब्रिंग अबाउट माइटोटिक इवेंट्स। The polokinase family is critical for formation of mitotic spindle as well as chromosome segregation. The family of aurora kinase, देखिए बोला different types of kinases, other kinases involved होते हैं। एक तो polokinase हो गया, दूसरा aurora kinase हो गया। Aurora kinase plays key role in mitotic spindle formation and ensuring that chromosome attached to mitotic spindle in the correct way so that they are segregated accurately during mitosis। ठीक है, तो ये इसमें रोल प्ले कर रहे हैं अरोरा काइनेज और पोलोकाइनेज। Chromosome segregation not only requires the building of the apparatus that segregate chromosomes, it also requires the DNA compacted into travel friendly structure। मतलब क्रोमेटिन जो है वो क्रोमोसोम के फॉर्म में चेंज हो जाए, और इस प्रोसेस में क्रोमेटिन से इंटरफेजिक क्रोमेटिन को क्रोमोसोम में
कंडेंस होने में लगभग 10,000 टाइम उसको कंडेंस होना पड़ता है। एंड यू नो द रोल ऑफ लाइक जो हम लोगों ने क्रोमेटिन में 10 नैनोमीटर फाइबर, 30 नैनोमीटर फाइबर, नॉन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन इसके फोल्ड पढ़ा था, उन सब का रोल। आई होप यू कैन कनेक्ट विद दैट। ठीक है, तो क्रोमोसोम कंडेंसेशन रिजल्ट्स इन अ ड्रामेटिक रिडक्शन इन क्रोमोसोम लेंथ अप टू 10,000 फोल्ड इन वर्टिब्रेट्स। The second key aspect of compaction process is the untangling of intertwined sister chromatids, है ना। सिस्टर क्रोमेटिड एक दूसरे में फंस जाएंगे तो उसको टोपोइसोमरेज 2 की तरह से डबल स्ट्रैंड कट करके आप रिमूव कर लोगे डीकैटेनेशन की प्रोसेस के थ्रू। This process is called sister chromatid resolution and is mediated in part by decatenation activity of topoisomerase 2 and goes hand in hand with the condensation process। ये कंडेंसेशन हो रहा है ताकि क्रोमोसोम ट्रेवल फ्रेंडली स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाए। Recent studies have shown that chromosome compaction occurs via the generation of consecutive loops that lead to formation of fibers at the base of the loop. These fibers are then compacted, leading to further compaction. Central to the process of chromosome condensation is a protein complex known as condensin। ठीक है, कोहेजन का नाम पहले आया था जिसने सिस्टर क्रोमेटिड को एक दूसरे से जोड़ रखा था, याद है? एस फेज के दौरान कोहेजन हम लोगों ने पढ़ी थी, जिसकी वजह से सिस्टर क्रोमेटिड आपस में जुड़े हुए थे। और ये कंडेंसिन है जो लूप फॉर्मेशन के थ्रू क्रोमोसोम को कंडेंस होने में मदद कर रही है। ठीक है, कंडेंसिन्स आर लाइकली टू क्रिएट इंटरक्रोमोसोमल लिंकेज दैट पैकेज क्रोमोसोम इनटू कॉन्सेक्यूटिव लूप्स। देयर एसोसिएशन विद क्रोमोसोम इज फैसिलिटेटेड बाय माइटोटिक सीडीके एंड अरोरेबी। ठीक है, दीज टू प्रोटीन काइनेजेस, ध्यान से समझिएगा, दीज टू प्रोटीन काइनेजेस फॉस्फोराइलेट हिस्टोन H2A अलाउइंग कंडेंसिन टू बाइंड क्रोमेटिन। ठीक है, इस तरह ये बेसिकली मदद करें ताकि कंडेंसिन जो है फर्दर कॉम्पैक्शन में मदद कर सके। फाइनली डिसोसिएशन ऑफ कोहेजन लीड्स टू फर्दर कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम, क्योंकि कोहेजन वाज कीपिंग टू सिस्टर क्रोमेटिड्स टुगेदर, इट वाज कीपिंग देम कनेक्टेड विद ईच अदर, टीथर टू ईच अदर। तो क्रोमेटिन इस कोहेजन का ब्रेकडाउन होगा तभी तो अलग अलग क्रोमेटिड जो क्रोमोसोम के फॉर्म में कंडेंस हो पाएंगे, तो कोहेजन का ब्रेकडाउन होगा। बट उसमें भी आपको क्या इंश्योर करना है कि सारी की सारी कोहेजन का ब्रेकडाउन नहीं हो जाए। काइनेटोकोर के आसपास की जो कोहेजन है वो जुड़ी रहे, वो नहीं हटे, ताकि दोनों क्रोमेटिड्स आपस में जुड़े रहें, ताकि जब एनाफेज के दौरान पुल क्रिएट किया जाए, टेंशन क्रिएट होगी, तभी तो फिर अपने पोल की तरफ मूव कर पाएंगे एक दूसरे से टूट के। तो सारी चीजें जरूरी हैं। तो देखिए क्या हो रहा है कि a large fraction of cohesin are removed from the chromosome during prophase। ठीक है, लार्ज फ्रैक्शन रिमूव कर दिया जाता है। दिस प्रोसेस इज मीडिएटेड बाय, कोहेजन के ब्रेकडाउन को रिमूवल में कौन मदद कर रहा है? दिस प्रोसेस इज मीडिएटेड बाय फॉस्फोराइलेशन ऑफ कोहेजन बाय पोलोकाइनेज एंड अरोरेबी काइनेज। ठीक है, तो ये फॉस्फोराइलेशन कॉज करें कोहेजन, जिससे उसका ब्रेकडाउन हो जा रहा है। इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म कोहेजन्स आर ओनली मेंटेन्ड अराउंड सेंट्रोमियर। मैंने बोला था सेंट्रोमियर के अराउंड की कोहेजन का ब्रेकडाउन नहीं होगा। इसका मतलब अगर ये काइनेज फॉस्फोराइलेशन के थ्रू कोहेजन का ब्रेकडाउन कर रहे हैं, तो काइनेटोकोर के अराउंड की कोहेजन को आपको फॉस्फोराइलेशन इंड्यूस्ड या काइनेज इंड्यूस्ड फॉस्फोराइलेशन से बचाना होगा। ठीक है, फॉस्फोराइलेशन यानी फॉस्फोरिल को पैड करके ब्रेकडाउन कॉज कर रहे हो, इसका मतलब फॉस्फेटेज अगर यूज कर लो तो शायद ब्रेकडाउन रुक जाएगा। आइए देखते हैं क्या हो रहा है। तो इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म कोहेजन्स आर only maintained around centromere। Cohesion around centromere are protected from phosphorylation dependent removal by कौन बचा रहा है? प्रोटीन फॉस्फेटेज 2A। ठीक है, तो कोहेजन का ब्रेकडाउन कर रहा था पोलो एंड अरोरेबी काइनेज, और इस ब्रेकडाउन से बचाने का काम कर रहा है प्रोटीन फॉस्फेटेज 2A। और कहाँ की क्रोमेटिन का ब्रेकडाउन नहीं हो पाया? सेंट्रोमियर के अराउंड की क्रोमेटिन। The protected pool of cohesin provides the resistance to the pulling force exerted by microtubules necessary to establish tension at the bi-oriented kinetochore। तो kinetochore पे जो tension create होगा उसमें cohesin मदद करेगी। This protection mechanism also plays an essential role in establishing the meiotic chromosome segregation protein। सेम जैसे माइटो वैसे meiotic में भी ये मदद करेगी। Once all chromosomes have condensed and correctly attached to the mitotic spindle, chromosome segregation commences। ठीक है, each sister chromatid of a metaphase chromosome is attached to microtubule by its kinetochore, है ना, स्पिंडल फाइबर से जुड़े अपने kinetochore की मदद से। At metaphase the spindle is in a state of tension with forces pulling the two kinetochore, दोनों kinetochore अलग की ओर से
अलग अलग दूर खींच दिया जाएगा, अलग अलग पोल्स की तरफ खींचा जाएगा। तो वो बोले विथ फोर्सेस पुलिंग द टू काइनेटोकोर टुवर्ड्स द अपोजिट स्पिंडल पोल्स। सिस्टर क्रोमेटिड्स डू नॉट सेपरेट बिकॉज दे आर हेल्ड टुगेदर एट देयर सेंट्रोमियर बाय कोहेजन। वो कोहेजन जिसको आपने अरोरेबी और पोलोकाइनेज के फॉस्फोरिलेशन इंड्यूस ब्रेकडाउन से बचा लिया था विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन फॉस्फेटेज 2A, वो कोहेजन अभी भी जोड़े हुए हैं। इस कोहेजन का ब्रेकडाउन करोगे तभी एनाफेजिक मूवमेंट हो पाएगा, है ना, क्योंकि ये अभी जोड़े हुए सेंट्रोमियर्स पे काइनेटोकोर्स को। तो वही बात कर रहे हैं कि सिस्टर क्रोमेटिड डू नॉट सेपरेट बिकॉज दे आर हेल्ड टुगेदर एट द सेंट्रोमियर बाय द कोहेजन कॉम्प्लेक्सेस। In all organisms analyzed to date, loss of cohesion from the chromosome triggers anaphasic chromosome movement। ये इस चीज का प्रूफ है कि एनाफेजिक मूवमेंट स्टार्ट नहीं हो पा रहा जब तक सेंट्रोमियर के अराउंड की कोहेजन का ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, क्योंकि जिन लोगों में सेंट्रोमियर के अराउंड कोहेजन नहीं होती उनमें अपने आप एनाफेजिक मूवमेंट हो जा रहा है। तो प्रूफ उस चीज का मिल गया। द मैकेनिज्म दैट ब्रिंग्स अबाउट दिस लॉस ऑफ कोहेजन फ्रॉम द सेंट्रोमियर क्रोमोसोम इज कंजर्व टू अ प्रोटीज नोन एज सेपरेज। नाम याद रखिएगा, a protease known as separase cleaves a subunit of cohesion called SCC1 and RED21। अच्छा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। ब्रेकिंग द प्रोटीन सर्कल linking the sister chromatids। Once the link is broken, anaphase begins as Pohlberg force exerted on kinetochore moves the split sister chromatid towards the spindle poles। ठीक है, अब जैसी ये वाली कोहेजन का ब्रेकडाउन हो ही फिर वो अलग अलग पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। तो वो बोले वंस दिस लिंक इज ब्रोकन एनाफेज बिगिन एज पोलवर्ड फोर्स एक्सर्टेड ऑन काइनेटोकोर मूव द स्प्लिट सिस्टर क्रोमेटिड्स टुवर्ड्स स्पिंडल, यानी अपने अपने पोल की तरफ वो सिस्टर क्रोमेटिड्स को ले जाएंगे। रोल ऑफ सिक्यूरिन एंड सेपरेज। अब देखिए, आपने बोला, आपने समझा कि सेपरेज काइनेटोकोर के अराउंड की कोहेजन का ब्रेकडाउन करता है, और जब तक कोहेजन जुड़ी है तब तक एनाफेजिक मूवमेंट नहीं हो सकता, और सेपरेज जब काम करेगी एनाफेजिक मूवमेंट हो जाएगा। अब आप समझ सकते हैं सेपरेज अगर इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है तो सेपरेज को आप हमेशा एक्टिव नहीं रख सकते, तो अगर हमेशा एक्टिव तो कभी भी जाके सिक्यूरिन का ब्रेकडाउन कोहेजन का ब्रेकडाउन कर देगा। मेरी बात सबको समझ में आ रही ना? अगर सेपरेज कोहेजन के ब्रेकडाउन करके एनाफेजिक मूवमेंट स्टार्ट करता है, इसका मतलब सेपरेज को रेगुलेट करने की जरूरत है, ताकि सेपरेज तभी अपना रोल प्ले करे जब उसकी जरूरत हो। ठीक है, तो कैसे उसको रेगुलेट करते हैं? प्रायर टू एनाफेज अ प्रोटीन नोन एज सिक्यूरिन बाइंड्स टू एंड इनहिबिट्स। ठीक है, तो सेपरेज उसके एनाफेजिक मूवमेंट स्टार्ट होने के पहले अपना काम क्यों नहीं कर पा रही? क्यों? क्योंकि इसके साथ सिक्यूरिन बाइंड रहती है जो इसको इनहिबिटेड फॉर्म में रखेगी, इनहिबिट करती रहेगी, जिस वजह से सेपरेज कोहेजन का ब्रेकडाउन नहीं करे, जिस वजह से एनाफेजिक मूवमेंट स्टार्ट नहीं होगा। यानी कोई एक सिग्नल जो सब बताए कि यार एनाफेजिक मूवमेंट के लिए ऑल द कंडीशन आर सेट, फिर उसको मैसेज देना है सिक्योरिन को कि भाई सिक्योरिन, भाई अब तू छोड़ दे सेपरेज को, ताकि सेपरेज जाके कोहेजन का ब्रेकडाउन करके एनाफेजिक मूवमेंट स्टार्ट कर सके। वो मैसेज कैसे आता है? तो वंस ऑल काइनेटोकोर हैव अटैच्ड टू स्पिंडल माइक्रोट्यूब्यूल इन द करेक्ट बायोरिएंटेड मैनर, ध्यान दीजिएगा, एपीसीसी यूबिक्विटिन लाइगेज डायरेक्टेड बाय स्पेसिफिसिटी फैक्टर CDC20, यानी कि APC CDC20। APC CDH1 का रोल देखा है हम लोगों ने, याद है? भूले तो नहीं ना? APC CDH1 ब्रेकडाउन कॉज कर रहा था माइटोटिक एंड एसाइक्लिन का, याद है सबको? और हमने उसको फॉस्फोरिलेट करके डिग्रेड कर दिया था, डिसोशिएट कर दिया था। फॉस्फोरेशन किसने किया था? G1SCD के काइनेज ने। आई होप सबको याद है चीजें। अच्छा, बहुत ढंग से याद करना। तो APC यूबिक्विटिन लाइगेज डायरेक्टेड बाय स्पेसिफिक फैक्टर CDC20 यूबिक्विटिनाइलेट सिक्योरिन। अब सिक्योरिन का ब्रेकडाउन हो गया तो सिक्योरिन सेपरेज को नहीं रोक पाएगा, सेपरेज फ्री हो गया तो जाके कोहेजन का ब्रेकडाउन कर देगा, कोहेजन का ब्रेकडाउन हो गया तो एनाफेजिक मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पॉलीयूबिक्विटिनाइलेटेड सिक्योरिन इज रैपिडली डिग्रेडेड बाय प्रोटियोसोम, देयरबाय रिलीजिंग सेपरेज पर अपना एनाफेजिक मूवमेंट को स्टार्ट कर देगा। एपीसी, अब देखिए, अभी तक अभी इस प्रोसेस में, इस स्लाइड में आपको समझ में आया कि सबसे इंपॉर्टेंट डिटरमाइनिंग रोल फॉर एनाफेजिक मूवमेंट इज बीइंग प्लेड बाय APC CDC20। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट कि एनाफेजिक मूवमेंट में अभी तक जो हम लोगों ने समझा उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे टॉप रोल प्ले कर रहा है APC CDC20,
क्योंकि वही डिसाइड कर रहा है सिक्योरिन का ब्रेकडाउन होगा कि नहीं। सिक्योरिन का ब्रेकडाउन होगा तभी पता चलेगा सेपरेज कोइजिन का ब्रेकडाउन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। यानी एपीसी सीडीसी 20 को बहुत क्लोजली मॉनिटर करने की जरूरत है, ताकि वो अपना काम तभी करे जब सच में उसकी जरूरत है। वो कौन कर रहा है, आइए देखते हैं। तो एपीसी सीडीसी 20 इज फॉस्फोराइलेटेड इन प्रोफेज, यानी प्रोफेज के दौरान एपीसी सीडीसी 20 को आप फॉस्फोरिलेट करके इनएक्टिवेट रखते हो, जैसे कि एपीसी सीडीएच1 को फॉस्फोरेट करके इनएक्टिवेट कर रखा था। ठीक है, एपीसी सीडीसी 20 इज फॉस्फोराइलेटेड इन प्रोफेज बाय माइटोटिक सीडीके, phosphorylation of several APC subunits. However, this phosphorylated APC CDC20 is not active until all chromosomes have become bi-oriented on mitotic spindle. APC CDC20 phosphorylate होके तब तक एक्टिव नहीं होगी जब तक सभी क्रोमोसोम सही जगह से सही से अटैच नहीं होंगे। APC CDC20 इज इनहिबिटेड बाय, क्यों एपीसी सीडीसी 20 अपना काम नहीं कर पा रहा है? क्योंकि इसको इनहिबिट किया जा रहा है एक चेक पॉइंट पाथवे के द्वारा, जो कि आगे एक नया टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा। चेक पॉइंट पाथवे करके, सेल साइकिल चेक पॉइंट पाथवे करके एक टॉपिक आप देखेंगे। सेल में ढेर सारी ऐसी सर्विलांस मैकेनिज्म होती हैं जो सेल की डिफरेंट एक्टिविटीज को मॉनिटर करती हैं, और इनकेस अगर कोई भी एक्टिविटी प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही तो वो सर्विलांस मैकेनिज्म तुरंत वो मैसेज पास ऑन करती है पहले तो डैमेज रिपेयर मशीनरी को, कि जाके वो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करे। और अगर डैमेज रिपेयर मशीनरी रिपोर्ट करती है कि भाई ये प्रॉब्लम मेरी कैपेसिटी के बियॉन्ड है, ठीक है, तो वो एपोप्टोसिस के लिए भेजेगी। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान वो सबसे पहले क्या करती है, सेल साइकिल को अरेस्ट कर देती, ताकि सेल साइकिल आगे मूव नहीं करे विद ऑल दोस चैलेंजेस, है ना, जो भी म्यूटेशंस उनके साथ आगे मूव नहीं कर सके। तो उस पाथवे को, सर्विलांस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं चेक पॉइंट पाथवे। चेक पॉइंट पाथवे का काम है कि इंश्योर करना एवरीथिंग इज ओके, तभी वो स्टार्ट करेगा। तो चेक पॉइंट पाथवे इज द वन विच डिसाइड्स कि एपीसी सीडीसी 20 अपना काम करेगा कि नहीं करेगा। देखा कि एपीसी सीडीसी 20 इज इनहिबिटेड बाय चेक पॉइंट पाथवे that ensures that anaphase is not initiated until all chromosomes have achieved proper attachment to the mitotic apparatus. CDC20 is inhibited until every kinetochore is attached to microtubule and tension is applied to all the kinetochore of all sister chromatids, pulling them towards opposite spindle poles. In vertebrate cells, separase is also regulated by phosphorylation. अभी तक जो हम लोगों ने मैकेनिज्म फॉस्फोराइलेशन की देखी वो देखी ईस्ट के केस में। वर्टिब्रेट में भी सेम मैकेनिज्म पाई जाती है। माइटोटिक सीडीके एक्टिविटी इनहिबिट सेपरेज ड्यूरिंग प्रोफेज एंड मेटाफेज। Only when mitotic CDK activity begins to decline at the metaphase anaphase transition through APC CDC mediated protein degradation can separase become active and trigger chromosome segregation. ध्यान से समझिए, only when mitotic CDK activity begins to decline at the metaphase anaphase transition. मेटाफेज एनाफेज ट्रांजिशन के दौरान माइटोटिक सीडीके की एक्टिविटी कम होने लगती है। वो वजह आप अभी देख चुके हो आप, है ना, सीडीसी 14 फॉस्फेटेज वो जो अभी करा था, CDC 25 phosphatase और V1 kinase through APC CDC mediated protein degradation. माइटोटिक सीडीके ने एपीसी सीडीसी 20 को एक्टिवेट किया, एपीसी सीडीसी 20 क्या करे, माइटोटिक सीडी को डिग्रेड होना, आपस में भी हमने बात करी थी। और ये क्या करेंगे, जहां एपीसी सीडीसी 20 एक्टिवेट हुआ, ये साथ ही साथ सेपरेज का डिग्रेडेशन कॉज कर देगा। और सेपरेट अगर डिग्रेड हुआ तो फिर, है ना, देखा ना, मीडिएटेड प्रोटीन डिग्रेडेशन कैन APC CDC mediated protein degradation can separase become active and trigger chromosome। और जब सेपरेज एक्टिव हो जाएगा, जब सेपरेज एक्टिवेट हो जाएगा तब वो जाके सिक्योरिन का सेपरेज जब एक्टिव होगा तो वो कोहिजिन का ब्रेकडाउन कॉज करेगा। कोहिजिन का ब्रेकडाउन होगा तब जाके आपका एनाफेजिक मूवमेंट स्टार्ट होगा। तो एपीसी सीडीसी 20 की वजह से सेपरेज क्यों एक्टिवेट हो रहा है, एपीसी सीडीसी 20 ब्रेकडाउन कॉज कर देगा सिक्योरिन का। अच्छा, वो स्टेप यहाँ पे नहीं, वो अंडरस्टूड है कि एपीसी सीडीसी मीडिएटेड सेपरेज का एक्टिवेशन कैसे हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ सिक्योरिन, जो भी हम लोग आगे बता चुके हैं। अच्छा, कंफ्यूज नहीं करिएगा, वो फ्लो डायग्राम में आएगा तो सब कुछ आपको याद हो जाएगा। अभी क्या हुआ, एनाफेजिक मूवमेंट स्टार्ट हो गया। एनाफेजिक मूवमेंट स्टार्ट होने का मतलब क्या हुआ कि अब दो साइटोकाइनेसिस होनी है and cell has to come out of M phase and it has to re-enter into the new G1 phase। ठीक है, अब रिकॉल करिए, G1 फेज में सभी सीडीके साइक्लिन सीडीके एक्टिविटी लो होती है, याद है सबको। G1 में एंटर करेगा जब डिसाइड करेगा सेल, तब जाके एक्टिविटी इंक्रीज होती है।
ठीक है, यानी कि जो साइक्लिन डिग्रेडेशन मशीनरी उसको हमको एक्टिवेट करना होगा, वही तो सभी सीडीकेस की एक्टिविटी को कम करेगा। और फिर यहाँ पे रिकॉल करिए, जब सीडीकेस की एक्टिविटी कम होगी माइटोटिक सीडीके की, गैस सीडीके की, तो रेटिनोब्लास्टोमा का फॉस्फोराइलेशन रुक जाएगा। रेटिनोब्लास्टोमा किसके साथ बाइंड कर जाएगा? E2F के साथ, और सेल नॉर्मल स्टेज में आ जाएगा। ठीक है, मैमल्स के केस में, और उधर V5SPF वाला जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, याद है सबको ना? तो एनाफेज स्पिंडल elongation and the events associated with exit from mitosis like mitotic spindle disassembly, है ना, क्रोमोसोम डिकंडेंसेशन, क्रोमोसोम फिर क्रोमेटिन के फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगा, न्यूक्लियर एनवेलप फिर से बन जाएगा, और ब्रॉट अबाउट बाय डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ सीडीके सबस्ट्रेट। क्यों? क्योंकि माइटोटिक सीडीके, जितने भी साइक्लिन सीडीके एक्टिविटी ऑलरेडी लो होने लगी। माइटोटिक सीडीके की डिग्रेडेशन किसने स्टार्ट किया? APC-CDC20 ने। बाद में उसको मेंटेन कौन करेगा? APC-CDH1। डिफॉस्फोराइलेशन ऑफ माइटोटिक सीडीके सबस्ट्रेट is caused by, ध्यान दीजिएगा, dephosphorylation of mitotic CDK substrate is caused by inactivation of mitotic CDK. In most organisms, mitotic CDK inactivation is triggered by APC-CDC20 mediated degradation of mitotic cyclin. As mitotic CDK activate APC-CDC20, they initiate their own, देखिए माइटोटिक सीडी ने इसको एक्टिवेट किया और ये माइटोटिक सीडी का डिग्रेडेशन कॉज कर रहा है। एक तरह से माइटोटिक सीडी अपने खुद की डिवाइस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। In budding is complete inactivation of mitotic CDK requires, ध्यान से समझना, अब कनेक्ट करना शुरू करो। अभी शुरुआत किया APC-CDC20 ने, कंप्लीट इनएक्टिवेशन के लिए APC-CDH1 चाहिए और इनिबिटर SIC1 भी चाहिए, ताकि जो थोड़ी बहुत साइक्लिन सीडी की एक्टिविटी उसको वो इनिबिट करके काम ना करने दें। ठीक है, तो इन बडिंग इज कंप्लीट इनएक्टिवेशन ऑफ माइटोटिक सीडीके requires destruction of mitotic cyclins by APC-CDH1 and accumulation of CDK inhibitor SIC1। सब लोग कनेक्ट कर रहे हो ना बच्चों? कनेक्ट कर रहे हो ना पुरानी क्लास के साथ? याद है APC-CDH1 का रोल? M साइक्लिन S साइक्लिन का डिस्ट्रक्शन कॉज कर रहा था, इसको हम लोगों ने डिग्रेड किया था G1 SCDK की मदद से, याद है ना सबको? है ना? और आपको याद होगा P27 SIC1 ये इनिबिटर थे जो माइटोटिक एस साइक्लिन सीडीके के साथ बाइंड करके उसको इनएक्टिवेट कर रहे थे। वो केवल एस को ही नहीं, एम साइक्लिन सीडीके को भी इनिबिट कर रहे थे, याद है? वहां पे हम लोगों दोनों की बात करी हुई है। ठीक है, तो वही बोथ APC-CDH1 SIC1 आर इनिबिटेड बाय माइटोटिक सीडीके। याद है, माइटोटिक पहले G1 SCDK कर रहा था, बाद में उसको मेंटेन करने का काम माइटोटिक SCDK कर रहे थे। जब MCDK की एक्टिविटी कम होगी तो इनकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी, जब इनकी एक्टिविटी ज्यादा थी इनकी एक्टिविटी कम थी, है ना? तो बोथ APC-CDH1 and SIC1 are inhibited by mitotic CDK. Conversely, APC-CDH1 and SIC1 inhibit mitotic CDK. अब देखो कौन सा काम पहले होगा, ये इसको रोके या ये इन दोनों को रोके? ये काम कौन डिसाइड कर रहा है? इस बैलेंस को डिसाइड करने का काम करता है, पहले डायग्राम देख लो फिर दोबारा वापस आ जाते हैं। उसको बोलते हैं एक सिग्नलिंग सिस्टम, और इसको बोलते हैं माइटोटिक एग्जिट नेटवर्क। अच्छा, इट इज ए सेल सिग्नलिंग सिस्टम। अभी क्या करता है एग्जिट नेटवर्क? क्या करेगा? CDC14 को एक्टिवेट कर देगा। CDC14 का काम क्या? माइटोटिक सीडीके को इनहिबिट करना। माइटोटिक सीडीके अगर इनहिबिट हुए तो APC-CDH1 एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, APC-CDH1 एक्टिव होगा, साथ ही साथ SIC1 एक्टिवेट हो जाएगा। और SIC1 और APC-CDH1 अगर एक्टिव हो गए तो आप जानते हैं क्या होगा? जो भी एक्टिविटीज थी सेल साइकिल सब रुक जाएंगी जो G1 फेज में रिक्वायर्ड है। ये कौन डिसाइड करे? माइटोटिक एग्जिट नेटवर्क डिसाइड करे। आइए देखते हैं फिर से। तो जैसे मैं बोल रहा था कि द प्रोटीन फॉस्फेटेज CDC14 थ्रोज द स्विच बिटवीन the two mutually antagonistic state during anaphase. CDC14 is kept inactive during most of the cell cycle. अगर ये एक्टिव होगा तो माइटोटिक सीडी, अभी हम लोगों ने देखा वो काम करना शुरू होता है, इसलिए पूरे टाइम इसको हम लोग इनएक्टिव रखते हैं जब तक इसकी जरूरत नहीं है। बट इज एक्टिवेटेड ड्यूरिंग एनाफेज। एनाफेज के दौरान ये एक्टिव हो जाता है किसके द्वारा? भाई ये GTPase सिग्नलिंग पाथवे, इसको नाम क्या दिया गया? माइटोटिक एग्जिट नेटवर्क का।
इस पाथवे ने CDC14 को एक्टिवेट कर दिया। तो जैसा कि हमने बताया CDC14 अगर एक्टिवेट होगा तो क्या करेगा, माइटोटिक CDK को इनहिबिट कर रहा है, APCCDH1 और SIK1 को एक्टिवेट कर रहा है। This signaling cascade is responsible to spindle position and becomes active only in anaphase. Once activated during anaphase, CDC14 dephosphorylate APCCDH1. APCCDH1 को फॉस्फोरेट करके इनएक्टिव किया था, डिफॉस्फोरेट करके एक्टिव कर दोगे। एंड SIK1 को फॉस्फोरेट करके डिग्रेड किया था, डिफॉस्फोरेट के एक्टिवेट कर दोगे टू प्रमोट माइटोटिक साइक्लिन डिग्रेडेशन। और ये दोनों एक्टिवेट हो गए तो माइटोटिक साइक्लिन का डिग्रेडेशन हो जाएगा और माइटोटिक CDK की एक्टिविटी कम हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी। ठीक है, ये लाइन समझ में आ रही सबको? अगर शॉर्ट नोट टाइप का लिखने को दे दूं, लिख डालोगे बच्चों? समझ में आ रहा ना ये वाली लाइन जो अभी मैं बोल रहा हूं? ठीक है ना? अब देखो माइटोटिक CDK की एक्टिविटी कम होगी, सभी साइक्लिन CDK की एक्टिविटी कम होगी, सेल निकल के बाहर आ गया, माइटोसिस फेज से पहुंच गया अगली जीवन फेज में। ठीक है, दिस प्रोसेस लीड्स टू एग्जिट फ्रॉम माइटोसिस। Phosphatase activity is also essential for exit from mitosis in vertebrates. अभी जो हम लोगों ने एग्जांपल ईस्ट का लिया था, vertebrates में भी सिमिलर मैकेनिज्म्स हैं। Simple inactivation of mitotic CDK is not sufficient to trigger their timely exit. It is not yet clear which phosphatase dephosphorylated CDK substrate to reset the cell to the G1 state. Both protein phosphatase 1 and protein phosphatase 2A have been implicated. है ना, ये phosphatase क्या करेंगे, माइटोटिक CDK को डिफॉस्फोराइलेट कर देंगे, जिसकी वजह से सेल माइटोटिक फेज से बाहर निकल के G1 फेज में वापस आ जाएगा। Ultimately, reversal of mitotic CDK phosphorylation changes the activity of many protein back to their interphase state. Dephosphorylation of condensin histone H1 and other chromatin associated protein leads to decondensation of mitotic chromosome into interphasic chromatin. The target of CDK whose dephosphorylation is important for mitotic disassembly are not known, but it is likely that multiple proteins are targets. है ना, theoretical है. More is known about how the nuclear envelope reforms. Dephosphorylation of inner nuclear membrane protein are thought to bind to the chromatin once again. है ना, दोबारा न्यूक्लियर एनवेलप बन जाएगा। उस ये थ्योरी अपने आप पढ़ लेना। अच्छा, इसमें कुछ टेक्निकल नहीं है ना, उसमें न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स असेंबल हो जाएंगे, वो सारी चीजें फिर से स्टार्ट हो जाएंगे। तो एग्जिट फ्रॉम माइटोसिस होके दोबारा सेल पहुंच गया G1 फेज में। ये पूरी अब हम लोगों ने स्टार्ट करी G1 फेज, G1 से S फेज, M फेज और एग्जिट फ्रॉम माइटोसिस, इतनी चीजें हम लोगों ने कवर करी और हर स्टेज में ढेर सारी चीजों का रोल्स देखे। वो रोल्स यहाँ पे टेबल में एक जगह मिल भी जा रहे हैं आपको, कुछ पढ़ चुके कुछ आगे पढ़ोगे, है ना। इस टेबल को जरा एक बार रिवीजन के तौर पे यूज कर लेना, बाकी तो अपने अंदर भीतर सारा कुछ पढ़ ही लिया है। देखिए बहुत इजी है, अगर मेरे हिसाब से चलते रहे और फ्लो डायग्राम जो मैंने बताया वो करते रहे तो फिंगर टिप्स पे होंगी आपको सारी इन्फॉर्मेशन। अब देखिए अभी पढ़ाते ही समय मैंने बोला था आगे हम लोग चेक पॉइंट पाथवेज करेंगे, है ना। मैंने बताया चेक पॉइंट पाथवे का क्या है, ये एक तरह की मॉनिटर करते हैं कि भैया सबको सही से हो रहा कि नहीं हो रहा। सर्विलांस मैकेनिज्म है जिनका काम है सबको चेक करते रहना, मॉनिटर करते रहना, और इनकेस अगर उनको लगे कोई परेशानी है तो सबसे पहले सेल साइकिल को अरेस्ट करेंगे, डैमेज रिपेयर मशीनरी से कहेंगे भाई डैमेज सही कर ले, डैमेज रिपेयर मशीन कहती मेरे बस का नहीं तो कहेंगे ठीक है प्रोसेस कर दें, ठीक है। इतना कुछ होने वाला है। अब किन किन सेल साइकिल इवेंट्स को मॉनिटर किया जाता है अब वो भी देख लेते हैं। पहले सेल साइकिल चेक पॉइंट क्या है, दिस कॉन्सेप्ट वाइज गिवन बाय हार्टमैन एंड वीनर्ट। दिस पाथवे ऑपरेट टू एंश्योर दैट नेक्स्ट सेल साइकिल इवेंट इज नॉट इनिशिएटेड until all the previous one have been completed। यानी डीएनए रेप्लिकेशन जब तक नहीं हुआ तब तक एम फेज नहीं स्टार्ट हो, तो वो सब भी। Checkpoint pathway consists of sensors that monitor a particular cellular event, a signaling cascade that initiates a response, and an effector that halts the cell cycle progression and activates the repair pathway when necessary। और उसके आगे मैंने बोला repair pathway काम नहीं कर पा रहा तो apoptosis का यूज करना। ये सब डिसीजन चेकपॉइंट पाथवेज लेंगे। कौन कौन सी सेल साइकिल इवेंट्स को मॉनिटर किया जा रहा है, ग्रोथ सही से हो रही नहीं हो रही, डीएनए रेप्लिकेशन हुआ कि नहीं हुआ, डीएनए डैमेज है क्या, काइनेटिकोर सही से स्पिंडल फाइबर से अटैच है कि नहीं है, स्पिंडल की पोजीशन ठीक है कि नहीं, स्पिंडल की पोजीशन को भी मॉनिटर किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं डीएनए डैमेज चेकपॉइंट पाथवे की। नाम से पता चला डीएनए डैमेज चेकपॉइंट पाथवे का काम क्या होगा, डीएनए डैमेज को चेक करना कि डीएनए डैमेज सही से
रिपेयर हुआ गया, इन केस अगर कोई डीएनए डैमेज है तो सेल साइकिल आगे प्रोसीड नहीं करे जब तक डीएनए डैमेज को रिपेयर नहीं कर दिया जाता। द कंप्लीट एंड एक्यूरेट डुप्लीकेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल इज एसेंशियल फॉर सेल डिवीजन, आप भी जानते हो। If cell enter mitosis when DNA is not completely replicated or otherwise damaged, genetic damage can occur. Furthermore, environmental agents such as X-ray, UV rays can cause DNA damage, and this damage must be repaired before cells enter into the mitosis. Cells have a DNA damage response system in place that senses many different types of damages and responds by activating repair pathway and halting cell cycle progression until the damage has been repaired. ठीक है, कहानी समझ में आ रही है ना, मैं जल्दी जल्दी तो नहीं कर रहा ना, है ना भाई। अगर कोई डीएनए डैमेज है तो उसको चेक करेंगे, है अगर है तो सेल साइकिल को रोका, डैमेज रिपेयर मशीनरी से सही करा, फिर आगे सेल साइकिल को फिर से प्रोसीड करा दिया। अब डीएनए डैमेज जो है आप जानते हैं सिंगल स्ट्रैंड डैमेज भी हो सकते हैं, डबल स्ट्रैंड डैमेज भी होते हैं। ठीक है, तो डीएनए को हर स्टेज पे मॉनिटर करते हैं और जिसकी वजह से सेल साइकिल अरेस्ट G1 फेज पे भी हो सकती है, एस फेज पे भी हो सकती है, G2 फेज पे भी होती है, पूरे टाइम मॉनिटर कर रहे हैं। उसके अलावा जैसे मैंने बोला कि जो डीएनए डैमेज है वो सिंगल स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं और डबल स्टैंडर्ड भी हो सकते हैं। आप भी जानते हो जो डबल स्टैंड ब्रेक्स होते हैं सबसे खराब होते हैं, है ना। म्यूटेशन में भी हम लोगों ने जेनेटिक्स में पढ़ा हुआ, जिन लोगों ने जेनेटिक्स में से पढ़ी है, आप भी जानते हो अगर क्रोमोसोम का में सिंगल स्टैंड ब्रेक होगा, मान लीजिए एक पोर्शन डैमेज हो गया, तो एक दूसरा स्टैंड वो टेम्पलेट की तरह यूज करके आप इसको पहले हटा दो, फिर यहाँ पे दोबारा रिपेयर सिंथेसिस कर लो। बट प्रॉब्लम कब होती है, जब दोनों स्टैंड टूट जाए, अब कैसे आप रिपेयर करोगे, तो ये ज़्यादा खतरनाक होते हैं और इस टाइप के डैमेज नॉर्मली कैंसर कॉजिंग होते हैं। वो लिखा है कि ब्रेक ऑफ डीएनए हेलिक्स नोन एज डबल स्टैंड ब्रेक इज परहैप्स द मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ डैमेज since such a lesion would almost certainly lead to DNA loss if mitosis ensued in its presence. More subtle defects include, बहुत ज़्यादा सिंपल से या सटल नहीं, ज़्यादा डेंजरस नहीं, वो है सिंगल स्टैंड ब्रेक्स, और उस केस में ढेर सारे मेथड्स जिनके थ्रू हम लोग डैमेज रिपेयर को सही कर सकते हैं। डैमेज रिपेयर पाथवेज में पढ़ाता हूँ आपको एज ए सेपरेट टॉपिक। डीएनए डैमेज की रिपेयर की प्रोसेस में जो दो काइनेज सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं उनका नाम है ATR और ATM काइनेजेस। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये काइनेज अलग अलग तरह के डीएनए डैमेज को मॉनिटर करेंगे और अगर कोई डैमेज मिलता है तो फिर ये और प्रोटीन काइनेजेस को एडाप्टर प्रोटीन की मदद से बुलाते हैं और उन प्रोटीन एडाप्टर प्रोटीन की मदद से प्रोटीन काइनेज को बुलाएंगे, जैसे कि CHK1 एंड CHK2। फिर CHK1 CHK2 क्या करेंगे, वो रिपेयर मैकेनिज्म कॉज करेंगे सेल साइकिल अरेस्ट के दौरान या फिर एपोप्टोसिस के लिए सेल को भेज देंगे। CHK1 एंड CHK2 होल्ड सेल साइकिल बाय इनहिबिटिंग CDC25। अभी आपने पढ़ा था CDC25 फॉस्फेटेज, है ना, क्या कर रहा था, फॉस्फोरिल ग्रुप को रिमूव करके सेल साइकिल को आगे प्रोसीड कर रहा था। अगर CDC25 फॉस्फेटेज फॉस्फोरिल ग्रुप रिमूव नहीं करे तो एम फेज पे सेल साइकिल रुकी रहेगी। आपने देखा था CDC25A और C दो तरह के फॉस्फेटेज थे, एक एम फेज पे काम कर रहा था, एक G1 से एस फेज पे काम कर रहा था। याद है सबको, सब पढ़ा चुका हूँ। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे ये बात कही कि ATM और ATR अलग अलग तरह के डैमेज आइडेंटिफाई करते हैं। ATM जो है वो केवल डबल स्टैंड ब्रेक्स पे काम करता है, जबकि ATR जो है सिंगल स्टैंड ब्रेक्स पे। ATR की बात करें, ATR इज एबल टू रिकॉग्नाइज मोर डाइवर्स टाइप ऑफ डीएनए डैमेज, क्योंकि कोई भी डीएनए डैमेज उसमें सिंगल स्टैंड डैमेज तो जरूर इन्वॉल्व होगा, तो ATR पहले एक्टिवेट हो जाता है। इसका काम क्या है, एडाप्टर प्रोटीन की मदद से ये क्या करेगा, जहाँ पे भी डीएनए डैमेज होगा तो क्या करे, इट विल एक्टिवेट लाइक लीडिंग टू रिक्रूटमेंट ऑफ एडाप्टर प्रोटीन, है ना। ये डैमेज के रिस्पॉन्स में ATR विल रिक्रूट एडाप्टर प्रोटीन विच विल देन रिक्रूट another kinase known as CHK1 kinase, and this CHK1 kinase will then cause repair pathways to carry out repair process, or it can by inhibiting cell cycle progression. अब इसी तरह से देखिए जो ATM या ATR कैसे काम कर रहे हैं, देखो याद करो, कोई भी डीएनए डैमेज है, ATM ATR एक्टिवेट हुए, एडाप्टर प्रोटीन की वजह से CHK1 CHK2 एक्टिवेट किया, फिर ये रिपेयर मशीनरी को एक्टिवेट कर सकते हैं, CDC25 को एक्टिवेट करके CDKs को इनहिबिट करके सेल साइकिल अरेस्ट कॉज कर सकते हैं। P53 अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा, ट्यूमर सप्रेशर जीन है, इसकी मदद से डिसाइड कर सकते हैं कि एपोप्टोसिस हो, या P53 की मदद से इस सेल साइकिल साइक्लिन CDK इनहिबिटर P21 को एक्टिवेट करके सेल साइकिल अरेस्ट कॉज कर सकते हैं। अच्छा, P53 इज ए वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन, आगे चर्चा करेंगे इसकी। इस फ्लो डायग्राम का हर चीज़ क्लियर है? प्रियंका, सोनाली, इकरा बेटा
फ्लो डायग्राम का सब कुछ क्लियर है? ठीक है ना? When the DNA damage occurs during G1, CDC25A काम करेगा, S G2 में है तो CDC25C काम करेगा। ये सब पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं। अगर डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ तो CDC25C की मदद से CHK1 CHK2 क्या करेगा, सभी रेप्लिकेशन फॉर्क को डिसअसेंबल कर देगा, जिसकी वजह से सेल साइकिल आगे मूव नहीं करेगा। जब तक सब कुछ कंप्लीट नहीं हो गया, सब कुछ हट नहीं गया, तब तक सेल साइकिल आगे मूव नहीं करेगी। P53 कैसे रोल प्ले करता है? देखिए, डीएनए डैमेज लीड्स टू एक्टिवेशन ऑफ P53, भी डायग्राम में आपने देखा था, which is a transcription factor which induces expression of gene encoding CDK inhibitor P21. CDK इनहिबिटर की एक अलग टेबल आपसे मैंने बनवाई थी, P16, P15, P21, यही P21 है। P21 क्या है? साइक्लिन CDK इनहिबिटर है, तो क्या करेगा? सेल साइकिल अरेस्ट कॉज करेगा। P21 binds and inhibits all metajoin cyclin CDK complexes. As a result, cells are arrested in G1 and G2 phase. ये वही डायग्राम सब आप समझ लोगे क्या है। अभी आपने देखा कि ATR जो है वो ज़्यादा डाइवर्स टाइप के डीएनए डैमेज को रिस्पॉन्ड करता है, जबकि ATM इज स्पेसिफिक फॉर सिंगल स्ट्रैंड ब्रेक्स। तो ATM रिकॉग्नाइजेस ATM इज स्पेसिफिक फॉर डबल स्ट्रैंड ब्रेक्स, है ना। ATM recognizes double strand breaks. The protein kinase gets directly recruited to the DNA and by a complex known as mRNA complex. mRNA complex लेके आता है ATM को double strand breaks वाली जगह पे। Activated ATM then phosphorylates and activates CHK2, which recruits repair protein. These repair protein initiate homologous recombination. This process involves creation of single strand overhangs, which in turn recruit, activate ATR and effector, further enhancing DNA damage. अब देखिए, ये फिर मैं यहाँ पे ये सारी चीज डबल स्टैंड ब्रेक, नॉन होमोलोगस एंड ज्वाइनिंग, माइक्रो होमोलॉगी एंड ज्वाइनिंग, ये सब मैंने आपको डीएनए डैमेज रिपेयर की मशीन प्रोसेस में पढ़ाया, तो वो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। लाइक ATR ATM एक्टिवेशन, होल सेल साइकिल प्रोग्रेशन बाय CHK2 मीडिएटेड इनहिबिशन ऑफ CDC25, है ना। दो सब में इसी तरह से होता है। A key factor of DNA damage response system is transcription factor P53. It is a kind of tumor suppressor gene जो कि cell division को inhibit करता है. It is known as a tumor suppressor gene because its normal function is to limit cell proliferation in the face of DNA damage. The protein is extremely unstable. Normally ये protein stable होती है, unstable होती है, इसका concentration कम होगा तो सेल साइकिल आगे मूव कर सके, क्योंकि इसका concentration बढ़ेगा तो ये सेल साइकिल अरेस्ट कॉज करती है। तो नॉर्मल कोर्स में इसका लेवल कम होता है, क्यों? क्योंकि ये अनस्टेबल होती है। आप समझ रहे हो, अनस्टेबल कॉन्सेंट्रेशन कम है तो सेल साइकिल नॉर्मल केस में आगे बढ़ जाएगी। एंड जनरली डज नॉट एक्यूमुलेट टू हाई लेवल टू स्टिमुलेट इन ट्रांसक्रिप्शन अंटिल नॉर्मल इनस्टेबल P53। अब क्यों अनस्टेबल, क्यों इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, उसकी वजह क्या है कि P53 पे एक प्रोटीन लाइगेज आके बाइंड करता है जिसका नाम है MDM2, और ये बाइंड करके P53 का यूबिक्विटिनाइजेशन और डिग्रेडेशन कॉज करता है, जिस वजह से P53 का लेवल नॉर्मली कम रहता है। तो we बोले कि instability of P53 results from its ubiquitination by ubiquitin protein ligase called MDM2 and subsequent proteasomal degradation। यानी MDM2 P53 के साथ बाइंड करके P53 का डिग्रेडेशन कॉज कर रहा है। अब लॉजिकली सोचिए, अगर MDM2 का लेवल कम कर दें तो क्या होगा? तो P53 का डिग्रेडेशन नहीं कॉज कर पाएगा, P53 का लेवल बढ़ेगा तो सेल साइकिल अरेस्ट हो जाएगी। समझ में आया सबको? ठीक है, MDM2 को आपने इनहिबिट कर दिया तो P53 का डिग्रेडेशन नहीं हुआ, P53 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो ये P21 की मदद से सेल साइकिल अरेस्ट कॉज करता है। अब P53 का डिग्रेडेशन क्यों नहीं हो पा रहा है, उसकी एक वजह होती है कि डीएनए डैमेज के केस में जब ATM ATR एक्टिवेट होते हैं तो ये P53 को फॉस्फोराइलेट कर देते हैं, और P53 को फॉस्फोराइलेट उसी साइट पे करते हैं जिस साइट पे MDM2 बाइंड करके उसका P53 का डिग्रेडेशन करता था। तो जब आप उस साइट को फॉस्फोराइलेट कर दोगे तो MDM2 उस पर बाइंड नहीं कर पाएगा, MDM2 बाइंड नहीं कर पाएगा तो P53 का डिग्रेडेशन नहीं होगा, यानी कि P53 का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेगा।
some other modification of p53 in response to DNA damage. p53 किसी भी तरीके से एक्टिवेट अगर हुआ, उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, तो क्या करेगा? Response to DNA damage greatly increases its ability to activate transcription of a specific gene like PKI. p53 किसको एक्टिवेट कर रहा है? एक CDK इनहिबिटर है p21 that helps the cell cope up with the DNA damage. Under some circumstances such as DNA damage is extensive, उस केस में जैसे नॉर्मल p53 with the help of p20 will cause cell to repair its damages. But in case if the damages are beyond the capacity, then p53 can also activate expression of genes that lead to apoptosis. In metajuan, the p53 response evolved to induce apoptosis in the face of extensive DNA damage, presumably to prevent accumulation of multiple mutations that might convert a normal cell into a cancer cell. The dual role of p50 in both cell cycle arrest and induction of apoptosis may account for the observation that nearly all cancer cells have mutation in the p53. आगे जब मैं कैंसर पढ़ाऊंगा तो वहाँ हम ये वर्ड यूज करेंगे कि p53 is considered as the guardian of the genome, क्योंकि गार्जियन ऑफ जीनोम की तरह देखता है कि यार कोई डैमेज तो नहीं है, सब कुछ सही है ना? तो ये सब काम इसी के होते हैं. उसके अलावा देखिए, अभी तो हम लोगों ने देखा डीएनए डैमेज के केस में किस तरह से सेल साइकिल अरेस्ट हो रही है और डैमेज रिपेयर मशीनों को मौका दिया जा रहा है कि उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सके. एक उसी तरह का पाथवे स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट पाथवे, जो कि चेक करता है कि स्पिंडल सही से असेंबल हुआ कि नहीं हुआ, मतलब कि स्पिंडल सही तरीके से काइनेटोकोर पे बाउंड है कि नहीं, उनमें सही टेंशन है कि नहीं. कि इनफ टेंशन होगी तभी तो वो खींच पाएंगे. मान लो लूजली बाउंड है, तो जब एनाफेजिक मूवमेंट स्टार्ट हो गई तो क्रोमोसोम यहीं रह जाएंगे, तो एन्यूप्लैडी हो जाएगी. तो सर्विलांस मैकेनिज्म श्योर करती है कि सही जगह पे स्पिंडल है, सही पोजीशन में, सही तरीके से सभी काइनेटोकोर से प्रॉपर टेंशन के साथ बाउंड है. अगर एक भी स्पिंडल फाइबर सही से बाइंड नहीं है तो पूरे का पूरा एनाफेजिक मूवमेंट रुक जाता है. तो देखिए, स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट पाथवे प्रिवेंट्स एंट्री इनटू एनाफेज अंटिल एवरी काइनेटोकोर of every chromatid is properly attached to the spindle microtubule. If even a single kinetochore is unattached or not under tension, anaphase is inhibited. To achieve this, cells harbor surveillance mechanism that prevents anaphase entry in the presence of tensionless. देखिए, anaphase तब तक start नहीं होगा जब तक tensionless या unattached kinetochore present है. The spindle assembly checkpoint pathway recognizes unattached kinetochore. Microtubule kinetochore interaction that are under insufficient tension are destabilized by Arorbi phosphorylation of microtubule binding component of kinetochore NDC80 complex. Arorbi क्या करेगा? उसको destabilize करके जो सही से जिनमें टेंशन नहीं उनको हटा देगा. ये भी टेंशनलेस या जिनमें प्रॉपर टेंशन नहीं है उन सबको आपने हटा दिया. आप वो काइनेटोकोर फ्री, उन पे कोई स्पिंडल फाइबर अटैच नहीं है, उन पे आके बाइंड कर जाएगा इस स्पिंडल चेक पॉइंट पाथवे की प्रोटीन्स. ठीक है, तो वो कह रहा है कि दिस लीड्स टू जनरेशन ऑफ अनअटैच्ड काइनेटोकोर. जब आपने टेंशनलेस या जिनमें प्रॉपर टेंशन नहीं थी उन काइनेटोकोर, उन स्पिंडल फाइबर्स को हटा दिया, तो अब आपके पास अनअटैच्ड काइनेटोकोर है which are then recognized by spindle assembly checkpoint pathway. Arorbi and spindle assembly checkpoint pathway collaborate during every cell cycle to accurately attach every single pair of chromatid to mitotic spindle in the correct bio-oriented manner. पूरी सेल साइकिल में हमेशा बार बार चेक किया जाता है सही से हुआ कि नहीं हुआ. कंपोनेंट ऑफ एसएससी पाथवे, अब कैसे पाथवे सेल साइकिल अरेस्ट कॉज करते हैं उसको देखते हैं. कंपोनेंट ऑफ स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट पाथवे बाइंड टू अनऑक्युपाइड माइक्रोट्यूब्यूल बाइंडिंग साइट एट द काइनेटोकोर. यानी इस पाथवे के कंपोनेंट्स पहले अनअटैच्ड काइनेटोकोर पे आके बाइंड कर गए और क्या करते हैं, एंड क्रिएट एनाफेज इनिबिटरी सिग्नल, जिसकी वजह से एनाफेजिक मूवमेंट स्टार्ट नहीं होगा. दैट अल्टीमेटली इनिबिट्स. एनाफेजिक मूवमेंट हो रहा था APCCDC20 के द्वारा, तो अगर आप APCCDC20 को इनिबिट कर दो तो एनाफेजिक मूवमेंट रुक जाएगा. क्यों? APCCDC20 को मीडिएट करोगे, क्या कहते हो, इनिबिट करोगे तो सिक्योरिन का ब्रेकडाउन नहीं होगा. सिक्योरिन का ब्रेकडाउन नहीं होगा तो सेपरेज फ्री नहीं होगा. सेपरेज फ्री नहीं होगा तो कोहेजिन का ब्रेकडाउन नहीं होगा. कोहेजिन का ब्रेकडाउन नहीं होगा तो एनाफेजिक मूवमेंट नहीं होगा. ठीक है, तो ये तरीका है. तो when a kinetochore is not attached to microtubule, the outer kinetochore component KNL1
is phosphorylated by spindle assembly checkpoint pathway kinase MPS. ये फॉस्फोराइलेट कर रहा है उस काइनेटिक कोर के कंपोनेंट जिसको KNL1 बोला गया है. This phosphorylation then recruits other checkpoint pathway component to unattached kinetotor. शुरुआत में आए फिर बाकी और कंपोनेंट्स आके बाइंड कर गए. Critical for shutting down of APC CDC20 is the recruitment and activation of MED1 MED2 complex by unattached kinetotor. अभी हम लोगों ने बोला कि APC CDC20 एक्टिवेट नहीं हो रहा इसलिए एनाफेजिक मूवमेंट नहीं हो रहा. APC CDC20 को शट डाउन करने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं MED1 MED2 प्रोटीन. कैसे? एक्टिवेटेड MED1 MED2 कन्वर्ट इनएक्टिव MED2 मॉलिक्यूल इन द साइटोप्लाज्म टू एन एक्टिव कन्फॉर्मेशन that is capable of binding to and inhibiting APC CDC20. यानी inactive MED2 मॉलिक्यूल जो है ना, MED1 MED2 जो है वो इनएक्टिव MED2 को एक्टिव में कन्वर्ट करते हैं जो कि APC CDC20 को बाइंड करके इनहिबिट करेगा. MED2 bound to APC CDC20 recruit additional checkpoint factor to the complex to form mitotic checkpoint complex. The MCC then prevents APC CDC20, है ना, ये तो पता ही आपको, फ्रॉम रिकॉग्नाइजिंग एंड यूबिक्विटिनाइजिंग सबस्ट्रेट्स लाइक सिक्योरिन. मेन तो खेल सिक्योरिन का ब्रेकडाउन रोकना है ना. दिस एक्सप्लेन्स द एबिलिटी ऑफ ए सिंगल अनअटैच्ड काइनेटोकोर टू इनहिबिट ऑल सेलुलर CDC20 until काइनेटोकोर बिकम प्रॉपरली अटैच्ड. और जब सभी क्रोमोसोम सही तरीके से बाइंड कर गए, वंस ऑल क्रोमोसोम हैव अटैच्ड टू माइटोटिक स्पिंडल इन करेक्ट एम्फिटेलिक मैनर, द स्पिंडल असेंबली चेकपॉइंट पाथवे मस्ट बी साइलेंस्ड, है ना. अब उसको बंद करना होगा, नहीं अदरवाइज सेल साइकिल मूव नहीं करने, तो उसको कैसे साइलेंस करोगे? आपने फॉस्फोराइलेशन करके उसको एक्टिवेट किया था. मस्ट बी साइलेंस टू अलाउ APC CDC20 टू डिग्रेड सिक्योरिन एंड इनिशिएट एनाफेज. जरा ये डायग्राम बना लिया. अभी देखिए एक टर्म आया ना, लिखा कि जब क्रोमोसोम सही तरीके से एम्फिटेलिक मैनर में अटैच हो जाते हैं. एम्फिटेलिक का मतलब क्या होता है कि दोनों का जो काइनेटोकोर्स है वो अपने अपने रिस्पेक्टिव पोल्स के स्पिंडल फाइबर से अटैच है. ठीक है, तो ये वाला काइनेटोकोर इधर के स्पिंडल फाइबर से, या इधर वाले से. इस वाले केस में देखिए केवल एक साइड का काइनेटोकोर एक साइड के पोल पे अटैच, इसको बोलेंगे मोनोटेलिक. दिस वाज एम्फिटेलिक, दिस इज मोनोटेलिक. अगर दोनों काइनेटोकोर एक ही तरफ के स्पिंडल फाइबर से अटैच है, एक ही तरफ के पोल्स पे अटैच है, तो उसको बोलेंगे सिंटैलिक. और मीरोटेलिक है, देखिए एक दोनों तरफ से अटैच, एक एक तरफ से अटैच है ना, दोनों तरफ से एक तरफ से, ये वाली प्रोसेस, तो उसको मीरोटेलिक बोलते हैं. ये डायग्राम बना के फिर यस करिए, तब मैं आगे कंटिन्यू करूँ. बन गए सबके डायग्राम्स? बच्चों लिख देना बन गया. मैं समझ नहीं पा रहा हूँ यस किस सेंस में है. हो गया? ठीक. अब देखिए जब तक MCC माइक्रो जो क्या कहते हैं स्पिंडल चेकपॉइंट पाथवे एक्टिवेट है, अच्छा SSC या MCC जो भी वर्ड यूज करें, जब तक ये एक्टिव है तब तक एनाफेजिक मूवमेंट स्टार्ट नहीं हो सकता. और इसको एक्टिवेट करने में अभी आपने देखा था हम लोगों ने फॉस्फोराइलेशन किया था. ठीक है, तो अभी हमको इनएक्टिवेट करना है. तो साइलेंसिंग ऑफ स्पिंडल असेंबली चेकपॉइंट पाथवे अकर्स थ्रू मल्टीपल मैकेनिज्म. कई तरीके जिससे आप इसको साइलेंस कर सकते हैं इस पाथवे को. प्रोटीन फॉस्फेटेज 1 डिफॉस्फोराइलेट्स KNL1 thereby eliminating checkpoint protein binding sites at the kinetochore. दूसरा, in addition a protein known as P31 comet disassembles MCC thereby, जब MCC डिसअसेंबल हो जाएगा, रोक नहीं पाएगा, तो
APCC-DC20 एक्टिवेट हो जाएगा। बाकी का प्रोसेस आपको पता ही है। एक और चेक पॉइंट पाथवे जिसको बोलते हैं स्पिंडल पोजीशन चेक पॉइंट पाथवे, ठीक है। स्पिंडल पोजीशन चेक पॉइंट पाथवे, जो स्पिंडल सही पोजीशन में जड़ा उसको चेक करता है, सही तरीके में, ताकि सही पोल्स पे न्यू सेल्स बने। तो स्पिंडल पोजीशन चेक पॉइंट पाथवे प्रिवेंट्स साइटोकाइनेसिस when mitotic spindle is not correctly positioned in the cell. In budding yeast, the axis of division is defined prior to mitosis and the mitotic spindle must be aligned along the axis. जो axis जिसे उसी axis के लोग mitotic spindle को attach होना चाहिए. When this process fails, spindle position checkpoint prevents mitotic CDK inactivation. और अगर mitotic CDK का inactivation नहीं होगा तो सेल mitotic phase से बाहर नहीं आ सकता, ठीक है। If the spindle position checkpoint fails, cells that misposition their spindles give rise to mitotic product with too many or too few nuclei. इस टाइप के प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। In budding yeast, a pool of mitotic cyclin are spared from degradation by APCC20 to facilitate the process of aligning mitotic spindle properly. देखिए नॉर्मल केस में माइटोटिक साइक्लिन का डिग्रेडेशन, लेकिन थोड़ी सी माइटोटिक स्पिंडल को बचा लिया जाता है ताकि APCC-DC20 उनको डिग्रेड नहीं कर पाए। ये रोल प्ले करती है माइटोटिक स्पिंडल असेंबली में। फर्दर द इनएक्टिवेशन ऑफ दिस प्रोटेक्टेड पूल ऑफ माइटोटिक साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्स इज ट्रिगर्ड बाय प्रोटीन फॉस्फेटेज CDC14, जो किससे एक्टिवेट हो रहा था? एक सिग्नलिंग सिस्टम जिसको नाम दिया था माइटोटिक एग्जिट नेटवर्क। The mitotic exit network is controlled by small monomeric GTPase called TEM1, ठीक है। ये एक्टिवेट होगा CDC14 को एक्टिवेट कर, CDC14 एक्टिवेट होगा तो माइटोटिक साइक्लिन CDK का डिग्रेडेशन कॉज करेगा, जिसको हम लोगों ने बचा के रखा हुआ था, ठीक है। द मेंबर ऑफ GTPase सुपर फैमिली, दिस मेंबर ऑफ GTPase सुपर फैमिली ऑफ स्विच प्रोटीन कंट्रोल्स एक्टिविटी ऑफ ए प्रोटीन काइनेज कास्केड। TEM1 एसोसिएट विद स्पिंडल पोल बॉडीज एज फॉर्म एंड TEM1 इसको किन4 नाम किया है, लोकलाइजेस ऑफ पेरेंट सेल बट इट इज एब्सेंट फ्रॉम द बड एंड इनहिबिट ऑफ किन4 जो कि TEM1 इनहिबिटर था, वो पेरेंट सेल में लोकलाइज हुआ और एब्सेंट है बड में, जबकि किन4 जो कि इनहिबिटर है, किन4 इनहिबिटर जो कि LT, ये बड में प्रेजेंट और पेरेंट सेल में एब्सेंट है। यानी एंटागोनिस्टिक रोल्स हो गए इन लोगों के। इट इनहिबिट्स एनी रेजिडुअल किन4 लीक्स इनटू द बड, तो उसका इनहिबिट किन4 का। When a spindle microtubule elongation at the end of anaphase has correctly positioned segregating data chromosomes in the bud, TEM1 is released from inhibition by KIN4. As a consequence, TEM1 is converted into active GTP-bound state, activating protein kinase signaling cascade. वो cascade CD14 एक्टिवेट होकर अपनी पूरी प्रोसेस को स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इसमें भी वही फ्लो डायग्राम्स बनाइएगा, आराम से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब थोड़े से मेरे पास क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा आपको जगाने के लिए उन क्वेश्चंस को और देख लेते हैं। अच्छा, ये आपकी सेल साइकिल रेगुलेशन कंप्लीट हो गया है। इन बचे हुए चैप्टर्स का भी उसी तरीके से जैसे मैंने बोला फ्लो डायग्राम्स बनाते रहिएगा तो आपको बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, तैयार हो जाइए, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बस आप ध्यान से पढ़िएगा, आराम से हो जाएंगे। देखिए दिसंबर 23 सेशन 1 का क्वेश्चन है, विच सेल साइकिल फेज इज टिपिकली द शॉर्टेस्ट, सबसे छोटी सेल साइकिल कौन सी होती है? अरे वाह, स्टार्ट भी नहीं हुआ, जवाब आ गए। दूसरा ये इवनिंग फेज, अगर इसमें लिखा नहीं वो इवनिंग का, अच्छा जो लिखा वो मॉर्निंग था। ये भी दिसंबर 23 का है, ध्यान से पढ़िए। Mammalian cells that have just crossed the restriction point of the cell cycle are likely to have देखिए सेल साइकिल प्रोसीड तब करेगी जब क्या लिखा, mammalian cells that have just crossed restriction point, रिस्ट्रिक्शन पॉइंट के क्रॉस तभी जा सकते हैं जब, देखिए क्या क्या है,
हाई लेवल ऑफ अनफॉस्फोराइलेटेड रेटिनोब्लास्टोमा, अगर हाई लेवल ऑफ अनफॉस्फोराइलेटेड रेटिनोब्लास्टोमा होगा तो वो E2F से बाइंड करके सेल को आगे नहीं बढ़ने देगा, रिस्ट्रिक्शन पॉइंट के बियॉन्ड सेल नहीं जा सकता, तो ये नहीं हो सकता। प्रियंका ध्यान से देख बेटा, क्या बोला? हाई लेवल ऑफ अनफॉस्फोराइलेटेड रेटिनोब्लास्टोमा, याद है? रेटिनोब्लास्टोमा E2F के साथ बाइंड करके ट्रांसक्रिप्शन रिप्रेशर की तरह काम करके सेल साइकिल को आगे प्रोसीड नहीं करने देता है। जब G1 CDK एक्टिवेट होता है तो वो रेटिनोब्लास्टोमा को फॉस्फोराइलेट करता है, जिससे वो एक्सपोर्ट आउट होता है, तब E2F फ्री होता है, सेल साइकिल आगे मूव करती है। ठीक है, तो बेटा पहला तो नहीं हो सकता। आगे देखो, जस्ट क्रॉस द रिस्ट्रिक्शन, अभी रिस्ट्रिक्शन पॉइंट के बियॉन्ड ही गए हैं, तो क्या चीज उनमें होनी चाहिए? जवाब दो भाई, 4 ही लोग बचे क्लास में, सबके सब भाग गए, सोते रहते हैं। कुछ लोगों के ऐप का एक्टिवेशन रोक दिया जाए। प्रियंका क्या लगता है? यस, सी इज करेक्ट आंसर बेटा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, ध्यान से पढ़ना। ड्यूरिंग मेटाफेज टू एनाफेज ट्रांजिशन, कंप्लीट रिमूवल ऑफ कोहेजन अलाउज सिस्टर क्रोमेटिड टू सेपरेट एंड मूव टू अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पेंडल। गिवन बिलो आर फ्यू प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व इन। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सब अब भी पढ़ाया है आपको। ये भी दिसंबर 23 का है बेटा। अच्छा, अभी दिसंबर 23 एग्जाम का क्वेश्चन है ये भी। CDC 20 चाहिए, APCC चाहिए, सेपरेज चाहिए, है ना? तीनों चाहिए, बिल्कुल सही। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। शाबाश। नेक्स्ट, मैंने आपको टेबल्स लास्ट क्लास में बनवाई थी, अलग से कुछ पॉइंट्स ऐड कराए थे, बिल्कुल हाँ हाँ हाँ, सोनाली नहीं, नॉट बी, ध्यान से देखो। अ टेम्परेचर सेंसिटिव एस्पॉम्बी म्यूटेंट एक्सिवेट सेल साइकिल अरेस्ट बोथ एट कहाँ कहाँ पे? G1 से S में भी, G2 से M में भी। साइक्लिन भी किस स्टेज पे काम करता है? आपने टेबल याद करी हुई है, थिंक करो सही तरीके से सोनाली। ठीक है, और यहाँ तो दोनों पे कहा जा रहा है ना, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। CLB B1 किस स्टेज पे था? आपने टेबल में याद किया हुआ है, ऐसे करके सोचो, आपको पता चल जाएगा। एलिमिनेट करती जाओ कौन से नहीं हो सकते। क्या लग रहा सोनाली? यस, सी इज करेक्ट आंसर। अच्छा, वो टेबल्स रट्टे मारिए। एक क्वेश्चन और कर ले, फिर क्लास रोकेंगे, बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। ध्यान से पढ़ना, सब आता है। हाँ, जल्दबाजी नहीं करनी बेटा, बहुत मेहनत से चीजें पढ़ाई हैं आप लोगों को। करिए इसको।
देखो क्यू स्टेटमेंट सही है कि गलत, सोच के बताओ। V1 consistently maintains the CDK in an active state. V1 काइनेज इनहिबिटरी फॉस्फोराइलेशन कर रहा था ना, ये तो गलत है ना। ये ऑप्शन तो खत्म हो गया, ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। आगे देखो, activation of SIK1 in G1 allows the cell cyclin CDK that is present in the cell to initiate DNA replication. अगर SIK1 एक्टिवेट होगा तो डीएनए रेप्लिकेशन हो सकता है? नहीं हो सकता ना। याद है SIK1 का डिग्रेडेशन कॉज किया तब जाके हो पाया था। एस भी गलत है, एस के साथ ये ऑप्शन खत्म हो गया। इसके पीआरटी के तीनों स्टेटमेंट देख लो, एग्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ठीक है, सबका भी सही है। बस क्लास यहीं रोकेंगे, नेक्स्ट क्लास में पहले क्वेश्चंस कराएंगे, फिर हम लोग सेल सिग्नलिंग स्टार्ट करेंगे। अच्छा, खूब मेहनत करो बच्चों, ये टॉपिक आई एम टेलिंग यू, कोई एक बुक पढ़ के आप इतना नहीं सीख सकते जितना मैं आपको सिखा रहा हूँ। अच्छा, बस आप जितना कह रहा हूँ उसको ईमानदारी से करो, सब क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट बच्चों।